अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 28 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स CAPF के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने आज जुम्मे की सुबह तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली देबाशीष कुमार से मुंसलिक कई मुकामात पर बैक वक्त छापे मारे और तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। देबाशीष कुमार कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर मेयर इन काउंसिल भी है। ये छापे जनूबी कोलकाता में इनकी रिहायशगाह और इंतखाबी कैंप ऑफिस पर गैर कानूनी जमीनों पर कब्जे के मामले के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। देबाशीष कुमार, जो इस बार 10 बिहारी असेंबली हल्के से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, जनूबी कोलकाता के मनोहरपुर रोड पर वाक़ अपनी रिहायशगाह पर थे जब इनकम टैक्स महकमे की 2 टीमें सुबह तकरीबन 6:30 बजे इनकी रिहायशगाह और इंतखाबी कैंप ऑफिस पहुंची और बैक वक्त छापे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे को साबिक वज़ीर-ए-आज़म चंद्रशेखर को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करते हुए इस साल को आनजानी लीडर के 100 साल का आगाज करार दिया। इसे अपने विजन के मुताबिक खुशहाली और मुनसिफाना हिंदुस्तान की तामीर के अज़्म का इरादा करने का एक मौका करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर को एक अवामी लीडर के तौर पर बयान किया जो इनकी हिम्मत, मजबूत यकीन और जमहूरी इक़्तिदार के लिए गहरे एहतराम के लिए जाना जाता है। ख़वातीन रिजर्वेशन और हदबंदी बिल पर आज देर रात तक पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस होती रही। इसी दौरान मरकजी वज़ारत ख़ानून ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके मुताबिक ख़वातीन रिजर्वेशन एक्ट 2023 जो लोकसभा और रियासती असेंबलियों में ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन फराहम करता है, आज से नाफिज हो गया है। ताहम ये वादे नहीं है कि 2023 में मंजूर हुए इस कानून को एक ऐसे वक्त में क्यों नाफिज किया गया जब पार्लियामेंट इसके निफाज को 2029 से बढ़ाने के लिए एक तरमीम पर बहस कर रही है। एक सरकारी एहलकार ने इसकी वजह टेक्निकी वजूहात बताई लेकिन मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ओहदेदार ने वादे किया कि कानून नाफिज होने के बावजूद ख़वातीन के रिजर्वेशन के फवायद को मौजूदा लोकसभा तक नहीं बढ़ाया जा सकता। एहलकार के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद हदबंदी का अमल मुकम्मिल होने के बाद ही ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। राजस्थान के ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर मुमलिकत मंजू भागमर और साबिक BJP रुकन असेंबली डॉक्टर अलका सिंह गुज्जर ने जयपुर के चांदपोल बाजार से बड़ी चौपर तक मुनक़िद की गई नारी शक्ति विकसित भारत दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। कल पार्लियामेंट में पेश किए गए ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल पर बात करते हुए गुर्जर ने कहा, इस आज़ादी का अमृतकाल के दौरान विकसित भारत के मकसद के साथ इस इक़दाम को ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और सियासी शोबों में इनकी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए एक तारीखी और काबिल सताइश कोशिश के तौर पर सराहा जा रहा है। बिहार के नए वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज जुमे की सुबह पटना में नारी शक्ति वंदन अभियान प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यह पहल ख़वातीन की ज़र क़यादत तरक्की को फ़रोग़ देने और विकसित भारत के विजन में शहरियों की शिरकत को मजबूत बनाने के लिए जारी कोशिशों का एक हिस्सा है। वज़ीर आला ने नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2026 में हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने वाले आज़मीन के लिए परवाजें कल 18 अप्रैल बरोज़े हफ्ते से मुंबई और मुल्क के दीगर 5 इम्बारेक्शन पॉइंट से शुरू हो रही है। पहले मरहले में रवाना होने वाले ये तमाम आज़मीन 4 मई तक मदीना तैयबा जाएंगे। दूसरे मरहले में 5 मई से रवाना होने वाले आज़मीन की परवाजें जिद्दा जाएंगी। ये आज़मीन अय्याम हज के बाद तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मदीना तैयबा आएंगे। पहली फ्लाइट से जाने वाले आज़मीन को पहले ही मुतला कर दिया गया। आज़मीन हज का आखिरी काफिला मुंबई से 20 मई को रवाना होगा। ये मुल्क की सतह पर भी आखिरी परवाज होगी। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल जिले में इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जों के नाम पर कार्रवाई करते हुए जमीन होने का दावा करते हुए मौजूदा ईदगाह और इमाम बाड़े को मुनहदिम कर दिया। इस ताल्लुक से एक सीनियर अफसर ने बताया कि यह कार्रवाई महकमा रेवेन्यू के अहकामात के तहत की गई। इंतजामिया का कहना है कि यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी और इस पर गैर कानूनी तरीके से मजहबी ढांचे खड़े कर दिए गए थे। संभल की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट निधि पटेल ने बताया कि महकमा रेवेन्यू के जरिए चलाई गई गैर कानूनी कब्जा हटाओ मुहिम के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्लॉट नंबर 1240 और 1242 में वाक़ 2 मुख्तलिफ प्लाटों पर इमाम बाड़ा और ईदगाह की तामीर
غیر قانونی تھی۔ اس تعلق سے شکایت ملنے کے بعد معاملہ تحصیلدار کی عدالت میں پہنچا، جہاں سماعت کے بعد بے دخلی کے احکامات جاری کیے گئے۔ میگھالیہ کے دارالحکومت میں شدت پسندوں کے ہنگامے کے بعد کشیدگی کی اطلاعات ہے۔ دائیں بازو کی طلبہ تنظیم کے اراکین نے مبینہ طور پر ایک مسجد کو زبردستی بند کروا دیا اور اس کے امام کو دھمکیاں دی، جس سے مقامی مسلمانوں میں ناراضگی پھیل گئی۔ یہ واقعہ میگھالیہ کے شیلانگ کے لوئر لمپرنگ علاقے میں پیش آیا، جہاں خاص اسٹوڈنٹس یونین نے مبینہ طور پر مداخلت کر کے لمپرنگ مسجد کو بند کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق تنظیم نے دعویٰ کیا کہ مسجد کسی قانونی اجازت کے بغیر چل رہی تھی۔ گزشتہ روز تنظیم کے اراکین جائے وقوع پر پہنچے اور وہاں موجود لوگوں سے مذہبی سرگرمیاں بند کرنے کی دھمکی دی۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ تنظیم نے کسی رسمی انتظامی احکامات کا انتظار کیے بغیر یہ کارروائی انجام دی۔ ایک رہائشی نے کہا کہ لوگ خوفزدہ ہیں، وہ ایک گروپ میں آئے اور زبردستی مسجد کو بند کروا دیا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ مسجد کے امام کو بھی مبینہ طور پر دھمکی دی گئی اور فوری طور پر انہیں احاطے کو خالی کرنے کو کہا گیا۔ مسلم فرقے کے ایک رکن نے کہا کہ یہ صرف ایک عمارت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے نماز پڑھنے اور خوف کے بغیر رہنے کے حق کے بارے میں ہے۔ ہندوستان میں مردم شماری 2027 کے تحت مکانات کی گنتی یعنی ہاؤس لسٹنگ کا پہلا مرحلہ ملک کی متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شروع ہو گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ مہم کرناٹک، گوا، میزورم، سکم، اڑیسہ، انڈمان نکوبار، جزائر اور لکشدیپ کے علاوہ قومی دارالحکومت دہلی کے NDMC اور دہلی چھاؤنی بورڈ علاقوں میں شروع کی گئی ہے، جو 15 میں 2026 تک جاری رہے گی۔ اس مہم کے دوران تربیت یافتہ عملہ گھر گھر جا کر مکانات، خاندانوں اور دستیاب سہولیات سے متعلق معلومات جمع کر رہا ہے۔ حکومت کے مطابق پہلی بار شہریوں کو اپنی معلومات خود آن لائن درج کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے، جسے عوام کی جانب سے زبردست رد عمل ملا ہے۔ اب تک تقریباً 12 لاکھ خاندان سرکاری پورٹل کے ذریعے اپنی خود مردم شماری مکمل کر چکے ہیں۔ ٹائم میگزین نے 2026 کے 100 سب سے بااثر افراد کی فہرست جاری کر دی۔ اس میں گوگل کے CEO سندر پچائی، بالی ووڈ اداکار رنبیر کپور اور مشہور شیف وکاس کھنہ کو شامل کیا گیا ہے۔ میگزین نے اپنی تازہ فہرست میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو شامل کیا ہے جن کا کام جدت یعنی انوویشن، تخلیقی صلاحیت، قیادت اور سماجی اثر کے ذریعے عالمی بیانیے کو متاثر کر رہا ہے۔ نوئیڈا کمشنر پولیس لکشمی سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ نوئیڈا میں تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر ہوئے مزدور احتجاج کے دوران تشدد اور بدامنی پھیلانے میں مبینہ طور پر پاکستان سے چلنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال کیا گیا۔ پولیس کے مطابق تکنیکی تحقیقات میں 2 ایکس اکاؤنٹس کا تجزیہ کیا گیا جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ انہیں VPN کے ذریعے پاکستان سے آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ 13 اپریل کو ان اکاؤنٹ سے غلط معلومات پر مبنی پوسٹ شیئر کی گئی جن کا مقصد امن و امان خراب کرنا اور عوام میں خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ ان پوسٹ کے بعد ضلع کے مختلف حصوں میں کشیدگی اور عوامی غصے کی صورتحال پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں بعض مقامات پر ہجوم نے پتھراؤ کیا، گاڑیوں کو آگ لگائی اور نجی و سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ حکام کے مطابق اب تک اس معاملے میں 62 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں دستوری ترمیمی بل کو متعارف کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے اسے وفاقیت پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ اس کے نتیجے میں شمال حکمران اور جنوب محکوم بنے گا۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے لوک سبھا میں 2011 کی آبادی کی بنیاد پر حلقوں کی نئی حد بندی سے متعلق دستوری ترمیمی بل پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اویسی نے کہا کہ وہ اس دستوری ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت کے طریقہ کار اور وفاقیت کی مخالفت کرتا ہے، جبکہ دونوں جمہوریت کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ اویسی نے کہا کہ یہ خواتین تحفظات کا معاملہ نہیں، اصل مقصد جنوب پر حکومت کرنا ہے اور دیگر علاقوں کو حکمران بنانا ہے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ اس بل کا اصل مقصد مسلمانوں اور OBC طبقے کو مقننہ کے انتخاب سے بالکل طور پر مٹا دینا ہے، جو وفاقیت اور دستور کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک پروگرام کا افتتاح کرنے گئے تھے۔ وہاں ان کی نظر ترنگے کے رنگ والے ربن پر پڑی تو انہوں نے اسے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ واضح کے 56 سالہ عمر عبداللہ شری نگر کے کشمیر ہاٹ میں اپنے کاریگروں کو جانے نامی تقریب کا افتتاح کرنے گئے تھے۔ تقریب میں وہ قومی پرچم کے رنگوں والے ربن کو دیکھ کر رک گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے دونوں طرف سے کھولنے کا حکم جاری کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری، ان کے مشیر ناصر اسلم وانی اور کئی دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ ربن کھولنے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عمر عبداللہ باقی کارروائی کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ان کے اس قدم کی انٹرنیٹ پر لوگوں نے جم کر تعریف کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حلقہ جات کی استر نو حد بندی کے تعلق سے وضاحت میں کہا کہ شمالی ریاستوں کو فائدہ اور جنوبی ہند کی ریاستیں پیچھے رہ جانے کے اندیشے بے بنیاد ہے۔ لوک سبھا میں اظہار خیال امت شاہ نے اپوزیشن کی تنقیدوں کا جواب دینے کی کوشش کی اور کہا کہ جنوبی ہند کی ریاستوں میں بھی نشستوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔
हुकूमत तेलंगाना के मुआशी, तालीमी, समाजी और तबकाती सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ आया कि रियासत में मौजूद बीसी तबकात में सबसे ज़्यादा आबादी मुदिराज तबके की है, जो कि बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तबकात में 7.5% है, जबकि दूसरे नंबर पर यादव तबका आबादी के एतबार से बीसी तबकात में दूसरे नंबर पर है, जिनकी मजमूई आबादी 6% रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह तीसरे नंबर पर गौर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनकी आबादी 4.5% है और मुनोर कापो में 4% है। तेलंगाना में पाई जाने वाली मजमूई BCE मुस्लिम आबादी में 8%, शेख तबके में अपना इंदराज करवाने वालों की आबादी शामिल है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चिरियान पैलेस इंहदामी कार्रवाई को फौरी रोकते हुए मजीद किसी कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में कमेटी तश्कील देते हुए गौर करने की हिदायत दी। चिरियान पैलेस के गैर कानूनी इंतजाम के सिलसिले में दाखिल की गई दरख्वास्त में कहा गया कि महकमा आसार खदीमा और रियासती हुकूमत चिरियान पैलेस के इंतजाम पर की जाने वाली शिकायत पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अदालत ने गुज़िश्ता दिनों पैलेस के निज़ाम पर रोक लगाते हुए हुक्म इल्तवा जारी किया था और 16 अप्रैल को समाअत मुक़र्रर की गई थी। जस्टिस शरण कुमार ने समाअत के दौरान हुकूमत तेलंगाना को हिदायत दी कि अंदरून 2 हफ्ते चिरियान पैलेस के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में कमेटी तश्कील दे और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दायर करने वाले फ़रीक़ीन के वकला सैयद अली जाफरी और मीर हसन बाकरी दोनों को नुमाइंदगी फराहम की जाए। शहर हैदराबाद में दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से तजावीज़ कर गया है। दर्ज हरारत में अचानक इजाफे से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत आरसीपुरम में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, आसिफ नगर में और हिमायत नगर में 42, मलकपेट में और बेगमपेट में 41.9, सरूनगर, चन्नानगुट्टा, गोशामहल और मियाँपुर में 41.8 डिग्री सेल्सियस, मूसापेट और जुबली हिल्स में 41.7 डिग्री सेल्सियस, संतोष नगर में 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 या 3 दिनों के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी, जिसके बाद मौसम में तब्दीली और गरज चमक का इम्कान है। शाम के वक्त शहर में मुतला अबर आलूद हो गया और हल्की हवाएं चलने से आवाम को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल रही है। तेलंगाना में हुकूमत के जामे सर्वे की रिपोर्ट को डायरेक्टरेट बराए मुआशियात व इख्तिसादियत के जरिए जारी कर दिया गया। रिपोर्ट में जामे सर्वे की मुकम्मल तफसीलात को शामिल करते हुए रियासत में मजहब और जात पात की बुनियाद पर आबादी और इनके समाजी, मुआशी, तालीमी मौक़िफ़ के अलावा सियासी मौक़िफ़ के सिलसिले में तफसीलात पेश की गई। रिपोर्ट में आबादी का तस्करा करते हुए कहा गया है कि रियासत में मजमूई तौर पर मुसलमानों की आबादी 44,54,000 है और मुसलमानों की आबादी का तनासुब 13% बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में जुमला 3,54,577 नुफूस पर मुश्तमिल आबादी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहजनी की कोशिश पर आदी मुलजिम को पकड़ने वाले रिटायर्ड आर्मी जवान रामड़ू को तहनीत पेश की और इनकी बहादुरी की सताइश की। तफसीलात के मुताबिक 14 अप्रैल को अंबरपेट इलाके में बस से उतरने के दौरान रामड़ू के गले से रहजन ने तिलाई चेन छीनने की कोशिश की। योदेदार ने अपनी उम्र की परवाह के बगैर मुलजिम को पकड़ लिया और मदामत की और उन्होंने फौरी पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया, जिसकी शिनाख्त ऑटो ड्राइवर अब्दुल मन्नान साकिन मल्लेपल्ली के तौर पर की गई है और इसके खिलाफ तेलंगाना में 31 मुकदमा दर्ज बताए गए और हबीबनगर पुलिस स्टेशन का सस्पेक्ट शीटर है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे अदालती तहवील में दे दिया, जबकि इसके साथ ही कोटेश, मल्लेश मफरूर बताए गए। पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। बशीरबाग कदीम कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर पुलिस ने रिटायर्ड फौजी को तहनीत पेश की और कहा कि रामड़ू ने साबित कर दिया है कि फौजी हमेशा फौजी रहते हैं। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के पेश नज़र महकमा सेहत ने रियासत भर के तमाम दवाखानों में लू लगने के मुतासिरीन को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के इक़दाम का आगाज़ कर दिया है और अवाम के लिए गर्मी से महफूज रहने के लिए रहनुमा ख़ुतूत की इजराई अमल में लाते हुए इन्हें मौसम गर्मा के दौरान एहतियात का मशवरा दिया। हुकूमत ने महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशखासी को देखते हुए रियासत के इन अजला में जहाँ दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावीज़ कर रहा है, इन अजला में जिला कलेक्टर्स को इस बात की हिदायत जारी की गई है कि वह गर्मा से महफूज रहने के लिए अवाम में शऊर बेदार करने के अलावा गर्मी या लू लगने से मुतासिर होने वालों के लिए फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए इक़दाम को यकीनी बनाएं। बताया जा रहा है कि रियासती हुकूमत ने महकमा सेहत को इस बात की ताकीद की है कि वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हुए हालात को काबू में रखने के इक़दाम करें। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के एक बयान ने तेलंगाना के अवाम और बेशतर सियासी कायदीन में शदीद बरहमी की लहर दौड़ा दी है, जिसमें उन्होंने रियासत की तश्कील का मुआवजाना मुल्क के बंटवारे से किया। लोकसभा में हल्कों की हदबंदी की तायद में तकरीर करते हुए सूर्या ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश की तकसीम को हिंदुस्तान के बंटवारे से भी बदतर तरीके से अंजाम दिया गया। उन्होंने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इस मामले को इससे भी बदतर अंदाज में निपटाया जिस तरह अंग्रेजों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम की थी। इस बयान पर रियासत भर में शदीद रद्दअमल देखा जा रहा है। तेजस्वी सूर्या ने जनूबी रियासतों की जानिब से लोकसभा हल्कों की हदबंदी पर किए जाने वाले खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत में जनूबी रियासतें पहले से ज़्यादा खुशहाल हैं। उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इस तजवीज़ को मज़ाक़ खेज़ और
غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دیا، جس میں نمائندگی کو معاشی کارکردگی سے جوڑنے کی بات کی گئی تھی۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے BJP کے رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کے ریمارکس کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے مخالف تلنگانہ اور عوام کی توہین قرار دیا۔ KTR نے کہا کہ پارلیمنٹ کو گواہ بنا کر BJP کے قائدین ایک بار پھر تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے خلاف اپنی نفرت ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے وجود کا احترام نہ کرنا BJP کی عادت بن چکی ہے اور ریاست کی تشکیل کا موازنہ تقسیم ہند سے کرنا انتہائی احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تلنگانہ کسی کی مہربانی یا خیرات سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ دہائیوں پر محیط جدوجہد اور ہزاروں نوجوانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ صفائی کے نظام کی بد انتظامی اور بلدیہ کی غفلت کے خلاف عوام کا غصہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ محبوب آباد میونسپلٹی کے 21ویں وارڈ میں ایک ہفتے سے صفائی نہ ہونے پر مشتعل شہریوں نے انوکھے انداز میں احتجاج کرتے ہوئے اپنے گھروں کا کچرا اٹھا کر میونسپل آفس کے مختلف سیکشن رومز میں پھینک دیا۔ تفصیلات کے مطابق شہریوں نے بالٹیوں، تھیلوں اور پلاسٹک کورز میں کچرا جمع کر کے براہ راست میونسپل آفس پہنچایا اور اس کو دفتر کے مختلف رومز میں پھینک دیا تاکہ حکام کو صفائی کے ناقص انتظامات کا احساس دلایا جا سکے۔ اس غیر معمولی احتجاج نے بلدیہ کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔